फिर 1970 में आपने अवामी तहरीक बनाई। जी जी। तो बुनियादी लोग पलियो साहब के साथ कौन कौन थे उस ज़माने में? जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। पलियो साहब के उस वक्त पत्थर सिंधी, क्यों पत्थर हम सखर, मोहम्मद कासिम पत्थर सिंधी बठोर के हम गए थे वहाँ दावतें देने। और उसके साथ शेर खान लुंड थे, गुलाम नबी बहरानी थे, मोहम्मद खान मंगसी थे, से सरदार कहते थे, टंडो मोहम्मद खान। हाँ, क्यों मैं जाता रहता था उनके यहाँ। और इस तरह यहाँ शुरू में इतना अंदरूनी तो सरकी साथ नहीं थे, सरकी को मैं सदर बनाया था, लेकिन इनर कैबिनेट के नहीं थे ये, इनर कैबिनेट के ये लोग थे और मैं तो था ही था। इस तरह से चंद एक 6 7 8 आदमी ये बेसिक थे जो पॉलिट ब्यूरो बनी थी। सरकी का मतलब है नूरुद्दीन सरकी। उसको फिर पलियो का क्या बनाया, मैंने कहा कराची का सदर बनाया, सीनियर है, जनरल सेक्रेटरी तो मैं हूँ। और लेकिन तो सरकी साहब बाद में जल्दी निकल गए क्योंकि वो चल नहीं पाए सके, शुरू में ही निकल गए थे। मैं तो था, लेकिन बाद में मेरे कुछ सरकी साहब क्यों निकले थे? सरकी साहब ने ये कहा कि हम जीएम साहब क्या मैं जाता हूँ और मैं तो उसको छोड़ नहीं सकता, अब आप लोगों की लाइन थोड़ी नहीं, लेकिन पहले तो वो जाम साकी वालों के साथ था ना। वो तो था, लेकिन अंदर तो जीएम साहब से बहुत क्लोज लिंक्स थे और फिर वो गवर्नमेंट का वकील भी था जो उसकी एक लॉबी थी, तो वो छोड़ नहीं सकता था। पलियो साहब का सैयद साहब से इख्तलाफ था, फिर जाम साकी वालों से भी इख्तलाफ था, तो वो तरमीम पसंद, मैंने कह दिया एक दिन चाय पे कि आप तरमीम पसंद हो, तो बड़ा नाराज़ हुआ, मैं बड़ा हूँ यो, मैंने कहा बड़े से क्या होता है। तो कमरेड रऊफ शीर ने कहा यार सॉरी को, मैंने कहा मैं नहीं कहता, तरमीम पसंद होता है, मेरे बाप हो या चाचा हो, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो दुख था सरकी को, तो पलियो ने कहा ये चल नहीं पाएगा तो खुद ही चला जाएगा। तो फिर सरकी ने कहा मेरा वास्ता नहीं है। फिर सरकी ने साइन भी किया था वो जो उर्दू सिंधी साथ साथ पे। सरकी साहब अच्छे आदमी थे लेकिन कंप्रोमाइजिंग थे, हर जगह चले जाते थे। कोई उनका रोल अगर रहा होगा तो मुझसे बहुत पहले रहा होगा, 54-53 का, जो मुझे यहाँ सिंधी संगत के सेक्रेटरी थे, यहाँ तो इतना बड़ा रोल नहीं था। फिर यहाँ इकबाल जत्तो ही आया, ताज बलोच आया, ये इकबाल ने एक अच्छा काम किया, क्या था, सिंध मदरसे में फंक्शन हुआ था बड़ा, जीएम साहब आए थे, तो मुझे शदीद इख्तलाफ था जीएम साहब पे, तो कामरेड का चले जाओ, मैं गया, मैंने तकरीर की, तो अमर जलील बड़ा गले लगा रहा था, ऐसी तकरीर मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी। फिर मैंने जीएम साहब से इंट्रोड्यूस भी कराया। हैरत है कि अब वो कहता है कि मैं मुझे रेडियो पाकिस्तान से ले गया, भाई उसको तो सिंध मदरसे मैंने जीएम साहब से इंट्रोड्यूस भी कराया था। हालांकि जीएम साहब से मेरे को तलकाते थे अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने सिंध की कौमी तहरीक को नेशनल लिबरेशन मूवमेंट करार देते हुए वियतनाम की तारीख से जोड़ा था। तो अमर जलील बहुत खुश हुआ, कहना मैंने ज़िंदगी में ऐसी अच्छी तकरीर नहीं सुनी। मैंने कहा मर्जी है, लेकिन वो उसका साथ मसला था कि उसने इनकलाबी किताब नहीं पढ़े थे। वो हर वक्त कहता था हेमिंगवे पढ़ो। मैं कहा हेमिंगवे क्या हो बेचता है यार, दोस्तों इसकी पढ़ो, टास्टा पढ़ो, चीखो पढ़ो, पुष्किल पुरुषे के कहानी लिखी, सरदलाश का सफ़र, को हिंदू मर गया। मैंने कहा कहाँ मरा था उधर हिंदू, वो तो छोटा झगड़ा था। कहता मैं बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ। मैंने कहा इस तरह क्या करो, लिटरेचर में गुलू से काम न लिया करो और मंटो के किताब पढ़ो और उसमें तुम सबक सीखो। तो वो सबक आज तक बेचारा सीखा नहीं, हालांकि मुझसे बड़ा है, मेरा दोस्त है, वो सबक नहीं सीखा है, वो अपनी एक टांग पे बात करता है। तो आगा सलीम समझदार आदमी था, वो चीज़ें समझता था। लेकिन बाद में ये कमर शाबा आगा सलीम अवामी तहरीक पे आते हैं, फिर आते हैं। जी जी। तो आप अवामी तहरीक में आपने क्या क्या किया? भाई अवामी तहरीक हमने ये किया कि जो कन्वेंशन हुआ था पहला, उसको कामयाब किया हैदराबाद पे, बुरगड़ी साहब के बंगले पे, हैदराबाद, गुलाम मुस्तफ़ा बुरगड़ी साहब बंगले पे हैदराबाद में 3 दिन चला था, ये चांदनी सिनेमा के साथ। जी जी जी। तो उसको कामयाब किया और सब लोगों ने मिलकर, पहले तो आम सेशन में सब लोग थे ना, शेख अयाज, ये वो जो मेंबर नहीं, शेख अयाज भी था, हाँ सब थे ना, सबको दावत थी ना। और कौन कौन था? शेख अयाज था, बरकत आज़ाद था, फतेह मलिक थे, ये अवामी तहरीक में नहीं थे, सबको दावत दी गई थी पहले दिन। तनवीर अब्बासी, हाँ हाँ, रशीद भट्टी था, सब थे। जोयो साहब जो नहीं थे, नहीं थे, हाँ वो गवर्नमेंट स्टूडेंट थे। पहले दिन सबकी दावत थी। उसके बाद जो अवामी तहरीक बनी तो वो 2 दिन आखिरी अवामी तहरीक की थी। तो खाकी जो ने भी अपनी किताब में सारा दिया है, वो तो अलग मसला है। तो मैं तो आखिर में ये रहा कि जब वो सियासी रिपोर्ट थी तो पलियो साहब ने कहा कि नज़ीर चन्ना आप पढ़ो, वो जो जनरल सेक्रेटरी पढ़ता है। मैंने कहा मैं तो कराची का हूँ, कर नहीं, आप बहुत एक्टिव आदमी हो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सटेम्पोर स्पीच में रिपोर्ट पेश कर सकते हो। तो रिपोर्ट मैंने पढ़ी और उसके बाद हमने कई मीटिंगें की पलियो साहब के घर पे, टंडो अलियार में, मुख्तलिफ़ जगहों पे अवामी तहरीक के सिलसिले में किसानों मजदूरों को मैंने काफ़ी टूर किए लोअर सिंध के और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। बाद में कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात हो गए, वो इतने बड़े नहीं थे उसूली, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो गए ज़ातियात पे बहस मुबादसे में। तो फिर मैं अलग हो गया। कांग्रेस थी तो मैंने कोई ड्राफ्ट लिखा था 100 सफ़े का, तो जो पेश नहीं हो सका, वहाँ मैं नहीं जा सका। तो फिर बकौल उनके निकाल दिया गया।
बकौल मेरे मैंने कराची में इस्तीफ़ा दी, बहरहाल अलग हो गए। लेकिन पलूस साहब से दोस्ती हमारी ताल्लुकात रहे। बाद में जब एसपी ने बनी थी तो हमने मिल के काम किया। और पलूस साहब फोत होने से पहले भी आखिर में किताब मेरे ओटो फुल नून हाथ में लिए हुए हैं। और हमारे ताल्लुकात रसूल बख्श पलीजो से या गुलाम कादिर मेरे साथी थे। गुलाम कादिर से तो हमेशा ही रहे, वो तो इस चक्कर में पड़े ही नहीं हैं। रसूल बख्श पलीजो और मेरे, बोला वो मेरा बड़ा भाई है तो नज़ीर भी हमारा भाई है, लीडर है, आपस में जाने। तो वो छोटे मोटे इख्तलाफ थे तो वो चलते रहे। और तो अवामी तहरीक के उस ज़माने के एक्टिव लोग कौन कौन थे? उस ज़माने शेर खान लुल्ड था, जिसके मैं जाता था, बहुत अच्छा इंसान था। पत्थर सिद्दी था, बाद वो चला गया, पता नहीं कांग्रेस कोई बनाई थी। और पत्थर क्यों छोड़ा उसने? पत्थर जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट था। अच्छा। हाँ, पत्थर ने बाद मुझे कहा कि चन्ना जब तुमने इस्तीफ़ा दी मुझे कहते ना, मैं तुम्हारे साथ तो हम ब्लॉक बनाते। मैंने कहा नहीं यार, ये चक्कर मत चलाओ, हमें ब्लॉक नहीं बनाना पलीजो खिलाफ। वो बोले कुछ भी बोले, मैं निकल गया, मैं अपना सियासत तो कर रहा हूँ ना, सरदारी पार्टी बना के कामिल शहबाजी साहब, अगर एक जगह नहीं रह सकते इस तरह मैं ब्लॉक नहीं बनाऊँगा। तो वो कॉम्प्रेस हालात उस पर हावी हो चुके थे लेफ्ट के बजाय। तो वैसे आदमी अच्छा था वो और ऑनेस्ट था। शेर खान उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर क्लास के हिसाब से। तो गुलाम नबी बहरानी इंटेलेक्चुअल था, मैं टोंडो खान जाता था तो उससे बड़ी तफसीली बहस होती थी। मोहम्मद खान मक्सी भी उसके साथ होता था। जब हमने मीटिंग आखिरी हुई यहाँ इसी आपके करीब बॉम्बे होटल में, तो 3 दिन अवामी तहरीक की जिसमें मैं था, तो उस पर करारदाद पेश हुई कि शेख मुजीब की दावत पे चला जाए। सब ने कहा नहीं चला जाए। मैंने तरमीम की कि नहीं, जो नहीं जाए, जिनको ज़ाती दावत है वो जाए। जो मुझे भी ज़ाती दावत थी तो मैंने अटेंड की। और नजम मेमन और अकबर शाह मेरे ख्याल में वो भी थे, क्योंकि फ़ोटो में मौजूद है। अमाला शेख हमें किताब दे रहा है। स्पीच हम लोगों ने नहीं की, शरीक हुए। तो परीक्षों ने कहा सही है, जो जाना चाहें तो जाएं। तो बड़ा अच्छी मीटिंग थी। और दिलचस्प बात है, आप कहाँ गए फिर मीटिंग में? पीसी होटल में। वो मुजीब ने बुलाई थी? जेम सदर मुजीब के ऑनर में। अच्छा। तो मैंने देखा तकरीर जो थी सारी पाकिस्तान की हिमायत में, कायदे की हिमायत में, शेख मुजीब भी इधर उधर देख रहा था। वो तकरीर शायद जेम सैद की लिखी हुई थी। तो उसमें मौक़िफ़ तो था, लेकिन सिंध को बाबुल इस्लाम कहा गया, जो जेम सैद का नज़रिया आखिर में नहीं रहा। और कायद की बहुत तारीफ़ है, ज़्यादा ही हो गई, औरों की भी थी, शेख मजीद की भी थी। तो उसमें राष्ट्रीय साहब बड़ा तेज़ आदमी था ना, सिंध मुतमाज को वही चला तो ड्रॉप राष्ट्रीय का है। तो बहरहाल वो बड़ा अच्छा जत्था था। शेख मुजीब ने बड़ी अच्छी स्पीच की और शेख मुजीब ने कहा मैं मिल के काम करूँगा सिंधियों के साथ और सारे तहरीक में आपके साथ रहूँगा, बलोच सिंधी। और शेख मुजीब को सराइकी तहरीक ने भी सपोर्ट की वहाँ। तो एक दौर था। तो शेख मुजीब से मैं कई दफ़ा मिल चुका था उससे पहले, और सरहदी साहब से कोटरी में, कराची में। और कौन सी पार्टियों में रहे आप? मैं नेशनल पार्टी, अवामी तहरीक तो बता चुका हूँ, अवामी लीग, और ज़रा भाषानी में नेशनल पार्टी के थे, वहाँ मैं टोबा टेक सिंह गया था। तो यही पार्टियाँ थी। ये टोबा टेक सिंह की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आपका जाना, बगैर पैसों के जाना और बगैर टिकट के रेल में सफ़र करना, ये बातें मशहूर हैं। टोबा टेक सिंह जो कॉन्फ्रेंस है वो असल में क्या है? मैं अर्ज़ करूँ, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस थी। इतनी बड़ी मजदूर किसान कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तारीख में हुई नहीं है। कब हुई? 60 मेरे ख्याल 70 की शुरुआत थी, मौलाना बादशानी की सदारत में। मौलाना बादशानी कराची आए थे, नारा लगाया आगन जालो, आग लगाओ, इनकलाबी तराने बजते थे, हमने तकरीरें की। फ़तेह अली ख़ान ने यहाँ शीज़ा होटल में जत्था किया, मैंने भी स्पीच वहाँ की। शहरार मिर्ज़ा ने वहाँ रिश्ता पार्क में की, बादशानी साहब ने की। और उसके बाद यहाँ जो मेरे दोस्त थे अलाउद्दीन अब्बासी, कनीज़ फातिमा, फैज़ नकवी, इन्होंने कहा हम सब लोग कराची से वहाँ जाएंगे। उस वक्त बने नहीं टूटा था, अनाउंस हुआ था और कराची सिंध में शामिल नहीं हुआ था। तो ये लोग कह रहे थे कराची को हम सिंध में शामिल करेंगे, उर्दू स्पीकिंग मजदूर भी, हम भी कह रहे थे हाँ। तो मैं जो गया था उस ट्रेन में 200 हमारे साथी थे, मंजूर अजीज़ जिंदा हैं, हमारी स्पेशल ट्रेन के कंपार्टमेंट थे, तो हमारी बुकिंग थी, तो मैं उनके साथ गया। ऑन दी कंट्री में कामरेड शहबाजी को भी ले गया अपने साथ बिठा के, मेरी वजह से वो गुलाम नबी चना, गुलाम कादिर चना। फिर कामरेड मीर महमद हजरात में घूम रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, उसको भी मैंने बिठाया, तो वो भी चला। तो ये हम तो मुंतज़मीन में से थे ना, तो इसलिए मैंने ड्रॉप पेश किया। 18 पॉइंट प्रोग्राम सब्जेक्ट कमेटी से पास हुआ सिंध के कौमी हुकूक पे। वापस जब हुए तो वहाँ ये पलीजो साहब भी आए और शामन शाह आई, कुरैशी आई भी आए पलीजो।
तो वापस जब हुए तो मैं उतर गया बहालपुर पे मदद सिंधी। तो फिर पैसे भी कम थे तो मदद अली ने कहा 1 रुपये मदद अली सिंधी था, हाँ वो था कि ले लो। कामरेड शहबाजी उतरे तो हमें तो रिसीव कर रहे थे बहालपुर तहरीक वाले। हमारा तो मसला ही था, निज़ामुद्दीन हैदर के बंगले में मैं रहा तो सोने के तख्त पे बिठाया उन्होंने मुझे, शराब सोने के प्यालों में पिलाई। इतनी दावत भी मैंने ज़िंदगी में जो खाई, एक तो वहाँ खाई 3 दिन, एक सरदार कयूम आज़ाद सदर थे वहाँ 16 दिन मैं मर रहा वहाँ। इससे बड़ी दावत मैंने ज़िंदगी में। पैर पड़ रहे थे बहालपुर वाले कि आप हमारे तारीख में साढ़ा साई हो, गराई हो। पर मखदूम नूर हाशिम मुझे ले गया मियाँ वली कुरैशा, वो मेंबर हुए थे कौमी असम्बली जीते, और शेख मुजीब के हामी। तो वहाँ मैंने देखा कर्नल और ब्रिगेड रहे थे आर्मी बटालियन, बोला ये हमें फॉलो कर रहा है। मैंने कहा भले करें। तो बहालपुर की तारीख थी, जो फायरिंग हुई 100 सराकी शहीद हुए थे, कोई जिक्र नहीं करता, तो ज़बरदस्त तारीख थी। तो कामरेड मुझे बोला सराकी सूबे की बात करो। मैंने कहा बहालपुर सूबा बन जाए तो ये भी सराकी की बुनियाद है ना, सराकी सूबा करके तारीख को ख़राब मत करो। तो ये बात है, कोई बगैर किराए की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, हम गए इनके साथ थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वापसी में तो हमने टिकट ली थी, हम बहालपुर उतर गए। हमें चूँकि मैं और कामरेड शहबाजी बहालपुर गए, कामरेड दूसरा चले गया, मुझे छोड़ गया, मैं 3-4 दिन तकरीरें करता रहा। चन्ना साहब, फिर अब्दुल हमीद बादशानी साहब का क्या हुआ? अब्दुल हमीद बादशानी ने ज़बरदस्त तकरीर की, किसानों के लिए इनकलाब की बात की, और वो अगर तारीख चलती तो पाकिस्तान में इनकलाब वाकई आ जाता। बादशानी साहब भुट्टो साहब को इतना लाइक नहीं करते थे, वो कह रहे थे कि हम अपनी तारीख चलाएं। लेकिन बादशानी साहब के जो कॉमरेड थे पंजाब वाले, वो ज़्यादा बेस नहीं बना सके। और ख़ुद पलियू साहब जब आए उसने लिखा था पलियू के बैनर पे था कि मैं भुट्टो के साथ हूँ। मान पलियू साहब भी 100% उनको फिर बताएं ये बात। पलियू साहब स्टिकर ले आया, उस पर लिखा था मैं भुट्टो के साथ हूँ। उस कॉन्फ्रेंस में ऑब्जर्वर थे ना, तो मुझे कामरेड सरदार शौकत अली ने कहा यार पलियू साहब को देखो, तारिक अजीज़ ने कहा। मैंने कहा मर्ज़ी है, आप लोग अलग सोलो चल रहे हो, वो चाहता होगा कि भुट्टो बादशाह ने मिल के चले। तो तारीख बहुत बड़ी थी बादशाह। तारिक अली भी था, तारिक अली नहीं था, तारिक अजीज़ ये जो हाँ बड़ा एक्टिव था। हाँ तो बादशाह की तारीख सोलो चल रही थी ना, तो इसको बेस मजबूत नहीं था। बादशाह तो बंगाल चले गए, वहाँ भी जब शेख, नहीं वहाँ क्यों गए? बंगाल इसलिए गए कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट थे वो डिवाइडेड थे, 6 पॉइंट पे अवामी लीग के साथ नहीं थे, लेकिन अवाम का एक सैलाब था अवामी लीग के साथ। तो उन्होंने सोचा कि हम बायकाट करेंगे इलेक्शन के। बायकाट करके उन्होंने शेख मुजीब को कंडम करना चाहा, जो मैं समझता हूँ, लेकिन शेख मुजीब कामयाब गया। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा पाकिस्तान खुदा हाफिज़, लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं उठाई बादशाह ने इसकी अलहदगी की, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में जड़ें मजबूत थी और सब कामरेड इनकलाब लाना चाहते थे। लेकिन बादशाह ने समझ गया कि मुश्तरका इनकलाब अब नहीं आ सकता, क्योंकि साजिश हो चुकी थी। तो बादशाह को, और फिर बादशाह ने बहुत बड़े लीडर थे, मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि जब अयूब खान की तारीख चली थी तो बादशाह ने इनडायरेक्ट वे में अयूब खान को सपोर्ट किया था, इसलिए कि अयूब खान ने उनको चीन के टूर पे भेजा। तो जो प्रो चाइनीज़ कामरेड थे और लाल मियाँ और मसीह जमान, तो कुछ पैसे लिए या नहीं लिए मुझे नहीं पता, इनडायरेक्ट वे में अयूब को सपोर्ट किया था। खाली शेख मजीद सिंधी खड़े रहे, तो बादशाह साहब प्रो चाइनीज़ के चक्कर में इधर हो गए। तो बादशाह साहब कभी कभी बड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे, तो मुजीब को फेस नहीं कर सकते थे, मुजीब उससे जूनियर था, इसलिए बादशाह अलग हो गए। लेकिन कुछ कामरेड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे। मसलन कामरेड तोहा जब आए थे यहाँ, मैं 2 रात उनके साथ रहा बुखारा होटल में। मैंने कामरेड आप और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एक क्यों नहीं हो जाते? कामरेड तहा जो है वो अवामी लीग के थे, नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे। कहाँ के? नहीं, तहा बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी, ट्रिपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो हम सारी रात बिजल रहमान सब मिलते रहे। तो मैंने कहा कामरेड आप ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक क्यों नहीं करते, जब आप दोनों बंगाली हो, वहाँ भी कम्युनिस्ट यहाँ भी कम्युनिस्ट। उसने कहा नज़ीर से ना ये कभी भी नहीं हो सकता, हम फेवर में नहीं हैं, हम पाकिस्तान के फेवर में। ईस्ट बंगाल या तो पाकिस्तान में रहेगा या आज़ाद होगा। तो मैंने कहा इस तरह तो आप पॉपुलेशन थियोरी को तस्लीम कर रहे हो। उसने कहा जो भी हो, ये कि रियलिटी है कि बंगाल के हिंदू जो हैं वो नहीं मानेंगे मेजॉरिटी, और ये मुसलमान नहीं मानेंगे, तो हम पाकिस्तान को भी तोड़ना नहीं चाहते, अगर रहता है तो सही है। तो माना उनका प्रोग्राम तोड़ने का नहीं था, उनके धकेला गया, इसलिए वहाँ कामरेडों ने इस तारीख में ऐसा नहीं लिया। उन्होंने तबकाती तारीख चलाई थी, अलाउद्दीन मुतीन वो लड़ते रहे, लिखसाल बाड़ी को सपोर्ट करते थे ये लोग, लिखसाल बाड़ी की तारीख को। और लिखसाल बाड़ी वाले इंडिया के ख़िलाफ़ थे, शाहरुख मजूमदार को गोली मारी थी इंडियंस ने,
अब अरुणती राय वो तहरीक चला रही है इंडिया में, जो नक्सलाइट तहरीक है, जिसकी हम भी हिमायत करते थे। यहाँ मैंने यहाँ बड़े बड़े जुलूस निकाले, यहाँ सदर से नक्सल रही, जिंदाबाद नक्सल बाड़ी, तो उसमें हमारे उमर खुश्क, इकबाल जतोई, हैदर बुरगड़ी, काफ़ी लोग थे। रशीद खान हमें सपोर्ट करते थे। वो एक बड़ी तहरीक थी। लेकिन बहरहाल अभी वो अरुणती राय तो कश्मीर की आज़ादी की बात करती है, उसकी लाइन वही है जो पुरानी लाइन है। तो इंडिया के हम लोग भी खिलाफ हो चुके थे, एंटी इंडियन लाइन थी। तो उस पर कई लोग मुझसे नाराज़ थे कि बंगाल में कत्ल आम हो रहा है। मैंने कहा नहीं, बंगाल के कत्ल आम में हम खिलाफ हैं, लेकिन हम सेपरेट के फेवर नहीं। अगर हो जाता है तो हो जाए, जब हो गया तो हो गया। लेकिन हमने इनिशिएट नहीं किया, मुजीब ने भी नहीं किया था। हालात ऐसे हो गए, अब रास्ता जुदाई के सवा। तो भाषानी की सही बात लिख रही। भाषानी बहुत दूरसाज आदमी था। उसने उससे पहले ही कह दिया था कि मगरबी पाकिस्तान खुदा हाफिज, माना वो समझ गया था भाषानी साहब। तो उसकी पॉलिटिक्स पैकअप हो गई। उसने कहा मेरी पॉलिटिक्स पैकअप। मुजीब जाने जो उसने ख्वाब देखे थे वेस्ट पाकिस्तान मिला के इनकलाब के, वो ख्वाब बिखर गए। तो मैंने एक दो दफ़ा भाषा ने कहा था, अब नमाजी योग करता था, नमाज अपनी जगह है, लेकिन किसानों का इनकलाब आएगा। बंगाल में भी वो किसान तहरीक का लीडर था। और उसने कहा कि सिलेट को उसने पाकिस्तान में शामिल कराया था। रेफरेंडम हुआ था ना 47 में, तो भाषानी ने शामिल कराया था। ये एक रोमांस था। बंगाल सोनार बंगला, अभी भी मैं कहता हूँ सोनार बंगला, एक रोमांस था। और हमें दुख है, वो बंगाल हमारा एक मोहब्बत का मरकज़ था। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ, जमहूरी हक़ है हर एक का। लेकिन ये है कि जो सारी बातें हैं तो मैंने आपसे शेयर की हैं। टोबा टेक्सिंग कॉन्फ्रेंस भी, उसके बाद फिर मैंने आपको टीवी का भी बताया कि मैंने वो रिज़ाइन कर दिया। चन्ना साहब, कभी आप ज़िंदगी में गिरफ़्तार हुए? नहीं सर, मैं कभी गिरफ़्तार नहीं हुआ। बाकी ये था कि जब गवर्नर हुए मीर उस वक्त, तो मेरे उनसे हम साथ थे रूसी इनकलाब की सालगिरह में बीच लग्जरी में। वो जो चीफ गेस्ट थे, मैं उनके साथ ही बैठा था। तो उन्होंने कहा कि अभी भी मैं 2 काम करके आया हूँ। मैंने क्या कहने, एक तो ये कि आपके वारंट थे गिरफ्तारी के, कुछ इदारों के मैंने कैंसिल कर दिया है। मैंने कहा नज़ीर चना गद्दार नहीं है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का तो दोस्त है। दूसरा, जाम साकी को रिहाई का ऐलान किया है। तो जाम का तो अखबारों में आया था, लेकिन मेरा चूँकि अंदरूनी मामला था। और उसके बाद जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैस्क्री नाज से मेरा इंटरव्यू किया था इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने। उसने भी कहा कि आप टीवी प्रोड्यूसर हो गए, ने कहा आप पे बड़ी वो है। तो मैंने कहा भाई मैं तो जो हूँ वो हूँ, लेकिन मुझ पर वारंट इस तरह के होते रहे, सामने कोई इम्प्लीमेंट मुझ पर नहीं हुआ। न मैं गिरफ़्तार हुआ, न मैं जेल गया। तो मैं अपने जद्दोजहद आईनी तौर पर करता रहा। तो ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई।